वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक और उनकी कृतियाँ यानी कि रचनाएं, और वो भी फेमस कृतियाँ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो परीक्षा में आपकी पूछी जाती हैं। हाल ही में जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उसमें आपकी 38 नंबर की हिंदी आती है, जिनमें से अधिकतर पोर्शन आपका व्याकरण का है। साहित्य का जो पोर्शन है वो उसमें प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, इसके साथ ही साथ आपका हिंदी साहित्य के जो प्रमुख पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी वगैरह, वहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है इत्यादि, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। व्याकरण का जो पोर्शन है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में उनको देखेंगे। आज हम बात करेंगे प्रमुख कवि, लेखक और उनकी कृतियों के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 60,244 की आई है, तो अच्छा मौका है। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। ये ऐसी रचनाएं हैं और ये ऐसे लेखक हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखकों की हम बात करेंगे, उनकी रचनाओं की बात करेंगे। तो आपकी प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के विषय में जो प्रश्न आते हैं उनकी जो समस्या है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जिन प्रश्नों का, जिन रचनाओं की बात कर रहे हैं, जिन रचनाकारों की बात कर रहे हैं, वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध और उनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि आपको काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आपकी विभिन्न रचनाएं पूछी गई हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो समय जाया न करते हुए बढ़ते हैं। इस क्रम में जो पहले रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी से आप परिचित हैं। ये भक्तिकालीन संत काव्य ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत हैं, प्रमुख कवि हैं। इनकी जो वाणी है इसका संकलन धर्मदास जो कि इनके शिष्य थे, धर्मदास ने क्या किया, इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक ग्रंथ है उसके अंदर इनकी वाणियों का इन्होंने संकलन किया धर्मदास ने। बाद में जो धर्मदास हैं ये कबीरदास जी के गद्दी के उत्तराधिकारी भी हुए। तो बीजक आपको ध्यान रखना है, कबीरदास जी की रचनाओं से संबंधित रचना है, तो जिसके अंदर कबीरदास की वाणियों का संकलन है। तो बीजक जो है ये कबीरदास की रचना है जिसका संकलन धर्मदास ने किया था, जैसा कि हमने बताया। और इसके अंदर जो इनकी वाणियां हैं वो साखी, शबद और रमैनी, साखी, शबद और रमैनी, इन तीन पोर्शंस में आपको कबीरदास जी की वाणी देखने को मिलती है। दो चार बातें कबीरदास जी के विषय में मैं मुख्य बता देता हूँ, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ वो लहरतारा में हुआ। लहरतारा जो स्थान है ये काशी यानी कि बनारस में है। इसके साथ ही साथ काशी से जो अन्य संबंधित रचनाकार हैं आपके, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रविदास जिनको हम रैदास भी कहते हैं, उनका जन्म काशी में हुआ था और ये काशी के तमाम रचनाकार हैं। तो लहरतारा में इनका जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी संत ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनका एक जुलाहा परिवार ने इनका पालन पोषण किया और लहरतारा जो स्थान है वहाँ पे ये मिले थे। तो जुलाहे के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ और बाद में जुलाहे की व्यवसाय में ही प्रवृत्त हुए और तमाम जो बड़ी बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनके विरोध में इन्होंने बातें कही। तो ये कबीरदास जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उनका जो ग्रंथ है आपको बीजक ध्यान रखना है, जिसके अंदर इनकी वाणियों का संकलन है। संकलन का काम धर्मदास जी ने किया। आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला। एक और आपको ध्यान रखना है सूरसारावली, सूरसारावली आपको ध्यान रखना है। तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इसके साथ ही साथ आपका नागलीला, गोवर्धन लीला। तो लीला चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लीला जो है वो कृष्ण काव्य धारा का एक प्रमुख विषय है। तो नागलीला जो है, गोवर्धन लीला जो है, ये कृष्ण काव्य धारा के से संबंधित विषय हैं। तो आप इसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कृष्ण काव्य धारा के ग्रंथ हैं और सूरदास जी के ग्रंथ हैं। तो परीक्षा के लिहाज से आपको ध्यान रखना है नागलीला, गोवर्धन लीला, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 5 ग्रंथ आपको जरूर ध्यान रखने हैं सूरदास के विषय में। सूरदास के विषय में दो चार एक बातें मैं आपको बता देता हूँ। सूरदास जी जन्मांध थे, ऐसा विभिन्न विद्वानों का मानना है। हालांकि इनका मतभेद भी है कि कोई जन्मांध व्यक्ति इतना अच्छा वर्णन, वात्सल्य रस का वर्णन और तमाम श्रृंगार रस की इनकी रचनाएं जो मिलती हैं, जिसको रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्दसागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ। तो रामचंद्र शुक्ल सूरदास के विषय में लिखते हैं कि सूरदास जी जो हैं ये वात्सल्य और श्रृंगार का रस का जो है कोना कोना झांक आए हैं। तो चूंकि जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध थे।
तो सूरदास के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात कि सूरदास जो थे, अक्षाप की जो मंडली बनी थी 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ के द्वारा, और उनके जो पिता थे वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लिया गया और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लिया गया। फिर ये 8 रचनाकार शामिल हुए, 8 कवि शामिल हुए और अक्षाप की स्थापना हुई 1565 में। अक्षाप की स्थापना पूछी जाती है तो आपको बता देना है 1565 में हुई। स्थापना जो करी विट्ठलनाथ ने करी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो विट्ठलनाथ का महत्वपूर्ण कार्य है और अक्षाप की मंडली में सूरदास जी शामिल थे, ये ध्यान रखना है। अक्षाप की जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो श्रीनाथ मंदिर था, श्रीनाथ मंदिर में सेवा और व्यवस्था का जो दायित्व था वो इन 8 रचनाकारों का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूरदास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमने बात करी। अगले रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। रामचरितमानस जो कि इनका बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है और घर घर में आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नहशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जो हैं ये रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनका जन्म जो है वो राजापुर माना जाता है। हालांकि इनके जन्म के विषय में बहुत मतभेद है और इनकी जो हैं ये 12 रचनाएं मानी जाती हैं। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा जिससे आप तुलसीदास की अधिकतर रचनाएं ऑप्शंस में पहचान सकें। इनकी जो 12 ग्रंथ हैं इनमें से जो 6 ग्रंथ हैं और जो कि अवधी भाषा में रचित हैं, 6 ग्रंथ जो हैं वो इनके ब्रज भाषा में रचित हैं। तुलसीदास जी को चूंकि संस्कृत का भी ज्ञान था, अभिजात्य वर्ग की जो भाषा मानी जाती है उसका भी ज्ञान था, लेकिन उन्होंने लोक भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो लोकभाषी लोग हैं उन तक ये हर वर्ग तक ये बात पहुंच सके। उनकी जो रामचरितमानस है या तमाम रचनाएं आप देखेंगे, इसीलिए वो लोगों के बीच पहुंच पाई क्योंकि वहाँ पे जिस भाषा का इस्तेमाल हो वो भाषा सबके द्वारा ग्राह्य थी। तो यहाँ पे 6 जो ग्रंथ हैं अवधी भाषा के हैं, 6 ब्रज भाषा के हैं। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जो उनकी अवधी भाषा के 6 ग्रंथ हैं उनमें अगर राम और मंगल आता है तो आप गेस कर लेंगे, निश्चित तौर पे एकदम 100% श्योरिटी है, अगर उन रचनाओं के अंदर राम और मंगल आ रहा है तो वो रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। ठीक है, अगर वो रचनाएं ब्रज भाषा की जैसे 6 रचनाएं तो आपकी हो गई जिनके अंदर राम और मंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस में राम है इसलिए ये अवधी भाषा की रचना है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिक के माध्यम से याद करने का ये तरीका है कि राम और मंगल जिन रचनाओं में है तुलसीदास की वो रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं, ऐसा है। तो रामचरितमानस में राम आ रहा है तो ये अवधी भाषा में रचित है। गीतावली में आप देख रहे हैं राम और मंगल दोनों नहीं आ रहे हैं तो ये ब्रज भाषा में रचित है। कृष्ण गीतावली में राम और मंगल नहीं है इसलिए ये भी आपकी ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न में राम आ गया तो ये आपकी अवधी भाषा में रचित है। हनुमान बाहुक अगला जो ग्रंथ है इसमें भी आपका राम और मंगल नहीं है। विनय पत्रिका में आप देखेंगे ब्रज भाषा में रचित है, इसमें राम और मंगल नहीं है। रामलला नहशु में राम है, ये अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन दोनों रचनाओं में मंगल है, इसीलिए ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं, ये ऐसा आप पहचान सकते हैं। बरवे रामायण में राम है। वैराग्य संदीपनी में आप देखेंगे राम अथवा मंगल नहीं है, इसलिए ब्रज भाषा में रचित है। तो 4 वलियां हैं कुल मिलाकर ब्रज भाषा में, इनकी 4 वलियां हैं। ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 4 वलियों में इनकी जो ब्रज भाषा की रचनाएं आ जाएंगी आपकी गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, आपका दोहावली इनका एक ग्रंथ है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जितने इनकी 4 वलियां हैं, 4 जो इनके वली करके जो ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में रचित हैं। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, तो कुल मिला के आपकी 6 रचनाएं ये हो जाएंगी जो कि ब्रज भाषा में रचित हैं। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जिन रचनाओं में राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा में रचित हैं। इसके अलावा 4 वलियां और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रचनाओं की बात करी। तुलसीदास के विषय में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगली जो रचनाकार है वो मीराबाई जी हैं। मीराबाई से आप परिचित हैं कृष्ण काव्य के सृजन में, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और मीराबाई के आधार पर कई रचनाकारों को, जैसे कि आप देखिए कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और चूंकि
वेदना और विरह आपको महादेवी वर्मा के काव्य में भी मिलेगा और मीराबाई के काव्य में भी मिलेगा, इसलिए आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं आपके सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इन 4 स्तंभों में जो महादेवी वर्मा है उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी 4 रचनाएं परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलती हैं कि नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये 4 रचनाएं इनकी परीक्षाओं में प्राय हमें देखने को मिलती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद की टीका, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गीत गोविंद की टीका जो है ये मीराबाई के द्वारा रचित है और गीत गोविंद जो रचना है ये जयदेव के द्वारा रचित है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गीत गोविंद की रचनाकार कौन है तो जयदेव है, और गीत गोविंद की टीका जो है वो मीराबाई जी ने लिखी। तो ये 4 ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। अगले रचनाकार रहीम है। रहीम का जो मूल नाम है वो अब्दुल रहीम खानखाना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अब्दुल रहीम खानखाना। रहीम की कुछ रचनाएं परीक्षाओं में जो पूछी जाती हैं, एक तो बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, ये 3 रचनाएं रहीम की प्राय परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम खानखाना है, ध्यान रखना है इस बात का। रसखान की अगर बात करें तो रसखान की प्रेम वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसी तरीके से बरवे नायिका भेद जो है ये रहीम की ऐसी रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो प्रेम वाटिका जो है रसखान के द्वारा रचित है। सुजान रसखान की अगर बात करें तो इस रचना के नाम में ही जो है रसखान लगा हुआ है, तो सुजान रसखान की रचनाकार रसखान है। प्रेम वाटिका के भी रसखान है। दान लीला और अष्टयाम, इन 2 रचनाओं का भी आपको ध्यान रखना है। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम, ये जो रचनाएं हैं रसखान के द्वारा रचित हैं। अगले रचनाकार जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। जैसी जो हैं ये सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं और इन्होंने ठेठ अवधि का इस्तेमाल जो है अपनी रचनाओं में किया है। जैसे कि अगर पद्मावत की बात करें, ये रचना इनकी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। पद्मावत जो है ये ठेठ अवधि में लिखी गई है, इसकी भाषा पे भी आपको ध्यान रखना है। यानी अवधि भाषा का जो स्वरूप आपको जैसी के यहाँ मिलेगा वो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ नहीं मिलेगा, इस बात से आप परिचित हो। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। हालांकि जैसे कि और भी रचनाएं हैं, इन रचनाओं का आपको खास ध्यान रखना है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। देवसेन अगले रचनाकार है। देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो देवसेन के सिर्फ एक रचना आपको ध्यान रखनी है, श्रावकाचार। आपके जो अगले रचनाकार हैं वो असाहित हैं। असाहित की रचना हंसावली है, ये एक रचना आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के लिहाज से। असाहित के जो रचनाएं हैं उनमें आपको ये रचना आपको इनकी ध्यान रखनी है, हंसावली, जो परीक्षाओं में आती है। अगले रचनाकार केशव दास है। इनकी 3 रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये 3 रचनाएं परीक्षाओं में आपको देखने को मिलती होंगी, परीक्षाओं में प्राय आती हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। केशवदास के विषय में एक बात है कि केशवदास के विषय में ऐसी जनश्रुति है कि रामचंद्रिका की रचना इन्होंने रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसकी प्रतिस्पर्धा में इस ग्रंथ की रचना की और एक रात के अंदर की, ऐसी जनश्रुति है। तो रामचंद्रिका की रचना जो है एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे केशवदास ने इसकी रचना की, और इस रचना के विषय में विभिन्न आलोचकों ने किसी ने व्यंग्य प्रधान अपना स्टेटमेंट दिया, कथन दिया, तो किसी ने कुछ कहा। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, इस तरीके से कई कथन आपको हिंदी में परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं आलोचकों से संबंधित। तो केशवदास के विषय में बस आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के ग्रंथ रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा के तौर पर इसका सृजन किया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनकी और 2 प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन 3 ग्रंथों का आपको ध्यान रखना है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार अग्रदास हैं। अग्रदास का ये ग्रंथ अष्टयाम, जिसको एक तरीके से रामाष्टयाम के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। तो अष्टयाम जो कि अग्रदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि रामाष्टयामी इसको इसलिए भी क्योंकि अग्रदास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के रचनाकार हैं
और अष्टयाम आप देखेंगे एक और रचनाकार की रचना जो है वो अष्टयाम है। आप लोग बताइए कि वो किसकी रचना है, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अगले रचनाकार मलूक दास हैं। मलूक दास की 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ज्ञान बोध और ध्रुव चरित। मलूक दास की 2 रचनाएं ज्ञान बोध और ध्रुव चरित आपको ध्यान रखनी है। अगले रचनाकार जो है वो सुंदर दास हैं। इनकी 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। क्योंकि सुंदर विलास में सुंदर दास का नाम एक तरीके से उसी में आ जाता है, तो सुंदर विलास सुंदर दास की रचना है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और रचना ज्ञान समुद्र, क्योंकि सुंदर दास के द्वारा रचित है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुंदर दास के विषय में मैं आपको बता दूं, ये श्रृंगार विरोधी थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे। इसलिए जो तमाम रचनाकार हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो सुंदर दास जो हैं वो केशव दास के विरोध में भी बातें लिखते हैं और श्रृंगार रस के विरोधी के तौर पर सुंदर दास को जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सुंदर दास सबसे अधिक पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की अगर बात करें, जो अगले रचनाकार हैं, इनकी रचना कवि कुल कल्पतरु, ये परीक्षाओं में आपको प्रायः देखने को मिलती होगी। कवि कुल कल्पतरु बहुत ही रिपीटेड रचनाएं हैं जिनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो चिंतामणि त्रिपाठी की कवि कुल कल्पतरु आपको ध्यान रखनी है। जब रीतकाल के प्रवर्तक की बात आती है तो 2 नाम निकल के आते हैं। एक तो आपके चिंतामणि त्रिपाठी, तो एक तो चिंतामणि का नाम निकल के आता है और एक नाम आपका जो निकल के आता है वो केशव दास का निकल के आता है। तो तमाम बड़े बड़े आलोचक कोई चिंतामणि को मानता है तो वो केशव दास को मानता है, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहस भी है। पद्माकर की अगर बात करें तो पद्माकर जो कि रीतकालीन कवि ही हैं, इनकी 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, जगत विनोद और गंगा लहरी। ये 2 रचनाएं पद्माकर के विषय में आपको ध्यान रखनी है। अगली जो रचनाकार है वो नरपति नाल है। नरपति नाल आदिकालीन कवि हैं और इनकी जो रचना है बीसल देव रासो, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो नरपति नाल आपको ध्यान रखना है। आदिकालीन और कवियों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगली रचनाकार रामानंद है। इनकी 2 रचनाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं प्रायः, एक तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरी श्री रामार्चन पद्धति। ये 2 रचनाएं इनकी परीक्षाओं में देखने को हमको लगातार मिलती हैं। रामानंद के विषय में बात करें तो जो एक भक्ति के उत्पत्ति के विषय में जो उक्ति कही जाती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड, तो ये रामानंद के विषय में बात कही जाती है। रामानंद हालांकि सगुण रूपी राम के अनुयायी हैं और जो कबीर हैं वो निर्गुण रूपी राम के अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी रामानंद कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और रामानंद एक आकाश धर्म गुरु होने का प्रमाण देते हैं। तो रामानंद के विषय में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वैष्णव मताब्ज भास्कर श्री रामार्चन पद्धति, ये 2 रचनाएं आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। अगले रचनाकार गुरु नानक देव हैं, जिनको सिख संप्रदाय का प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है। इनकी 2 रचनाएं जो प्राय परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती हैं, उनमें जपुजी है और असादी वार, ये 2 रचनाएं आपको परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलती हैं। 2 रचनाओं को आपको एकदम ध्यान रखना है, जपुजी और असादी वार, इसके रचनाकार गुरु नानक देव हैं। अगले रचनाकार रज्जब हैं। रज्जब की 2 रचनाएं अंगवधु और सबभंगी आपको ध्यान रखनी है। अंगवधु और सबभंगी, अंगवधु के अंदर दादू की वाणियों का संकलन है, दादू जो कि इनके गुरु रहे। अंगवधु और सबभंगी, ये 2 रचनाएं रज्जब की हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है। घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद रीतकालीन कवि हैं और इश्कलता और सुजान सागर इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इश्कलता और सुजान सागर, इनका आपको ध्यान रखना है। अगले रचनाकार बिहारी हैं। बिहारी की रचना बिहारी सस्सई है। बिहारी जो है वो रीतकालीन रीतसिद्ध कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना जो हमें मिलती है वो बिहारी सस्सई है। इसके अंदर 719 दोहे हैं, जिसमें नीतिपरक दोहे अधिक मात्रा में हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैथिलीशरण गुप्त की ये 3 रचनाएं परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलती हैं, साकेत, यशोधरा और भारती। साकेत के विषय में एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। जो साकेत है ये 12 सर्गों में विभक्त है। सर्गों की संख्या आपको ध्यान रखनी है, 12 है। यशोधरा और भारती, यशोधरा
जो है ये बुद्ध की जो धर्मपत्नी थी उनके विषय में मैथिली क्षण गुप्त के क्या विचार रहे। मैथिली क्षण गुप्त ने जो ऐसे लोग थे और ऐसा जो तबका था जो साहित्य में नहीं छुआ गया था उसको छूने का इन्होंने प्रयास किया मैथिली क्षण गुप्त ने। और आधुनिक काल के आधुनिक काव्य में मैथिली क्षण गुप्त का एक महत्वपूर्ण योगदान है और एक राष्ट्र कवि के तौर पर मैथिली क्षण गुप्त को जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की 2-3 रचनाएं प्राय परीक्षाओं में आती हैं। एक तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है अयोध्या सिंह उपाध्याय से जुड़ी हुई, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक के तौर पे जाने जाते हैं, तो भारतेंदु की जैसे कि अंधेर नगरी है, ये जो प्रहसन है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अंधेर नगरी जिसका मंचन भी होता है। और अगर निबंधों की बात करें तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो निबंध है इनका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये निबंध आपको ध्यान रखना है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और अंधेर नगरी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो 1850 में हुआ, काशी में हुआ, और 1885 में इनका देहावसान हो गया और इसी बीच 1880 में उनको उपाधि से नवाजा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिली, इसका आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती की बात करें, इनका हिंदी के उत्थान के लिए जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान रहा, तो कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती का भी हिंदी के उत्थान के लिए और हिंदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसका आपको ध्यान रखना है। अगले रचनाकार देवकीनंदन खत्री हैं। देवकीनंदन खत्री का जो ग्रंथ है चंद्रकांता संतति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, और देवकीनंदन खत्री तिलस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक के तौर पे एक तरीके से इनको जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर से आप परिचित होंगे। गीतांजलि और गोरा इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, गीतांजलि और गोरा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल एक तरीके से अगर पूरा नाम लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, 1929 को हिंदी शब्द सागर की भूमिका में नागरिक पहचानी सभा के द्वारा जो निकला था, भूमिका के तौर पे हिंदी साहित्य का विकास इसका प्रारंभिक तौर पे नाम था, बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। तो आप सोचिए कि भूमिका के तौर पे इन्होंने इतना मोटा ग्रंथ लिखा, और हिंदी जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये ग्रंथ एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयसी, इसके साथ ही साथ तुलसीदास, सूरदास, एक त्रिवेणी जो है इस पर उन्होंने पूरी खुल के बातचीत करी है। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ आपको सिर्फ कबीर एक तरीके से वंचित वर्ग की तरह, वंचित विषय की तरह आपको दिखेंगे कबीरदास जी। हालांकि ये बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसी परंपरा में हुए, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास पे ग्रंथ लिखा, कबीर विशेष कबीर शीर्षक से, जो कि 1942 में प्रकाशित होता है। तो कबीरदास जी के विषय में जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, तो वो भी लिख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है आपको वो भी लिख लेना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ग्रंथ है कबीर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2-3 ग्रंथ जो हैं वो इतिहास विषयक हैं, मतलब इतिहास दृष्टि उनमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की मिलेगी। जैसे 3 ग्रंथों की मैं चर्चा करूं तो एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें इनकी इतिहास सम्मत दृष्टि मिलेगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हालांकि इनका एक ग्रंथ कोई नहीं है इतिहास जो कि इतिहास ग्रंथ बोला जाए जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल का है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। तीसरा ग्रंथ जो है वो आपका है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 ग्रंथ जो हैं ये आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो आपको इन 3 ग्रंथों में मिलेगी। अगर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों की,
डॉक्टर नामवर सिंह बड़ा नाम है इनके शिष्यों में। और डॉक्टर नामवर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको JNU बोलते हैं, वहाँ पे हिंदी विभाग को खड़ा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जवाहरलाल नेहरू के इस विश्वविद्यालय में हिंदी को उठाने का कार्य नामवर सिंह ने तो किया ही, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में इनका जो ग्रंथ मिलता है, दूसरी परंपरा की खोज, ये ग्रंथ भी आपका परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, दूसरी परंपरा की खोज। तो इस ग्रंथ का भी आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ के अंदर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी, जो नामवर सिंह हमें बताते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नामवर सिंह जी जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ऐतिहासिक दृष्टि है और आलोचनात्मक दृष्टि है, उसको दूसरी परंपरा का नाम देते हैं। उस ग्रंथ को आपको पढ़ना चाहिए, दूसरी परंपरा की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नामवर सिंह के एक दो ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने चर्चा करी दूसरी परंपरा की खोज, इसके साथ ही साथ आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये जो ग्रंथ है ये भी कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रख। अगले रचनाकार इस क्रम में जो है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र की 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, गो संकट और हठी हमीर। गो संकट और हठी हमीर। प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं, अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु मंडल में शामिल थे। अंबिका दत्त व्यास की अगर बातचीत करें तो पावस पचासा, ये रचना आपको इनकी ध्यान रखनी है। प्रताप नारायण मिश्र की गौ संकट और हठी हमीर। प्रेमचंद जो कि बड़े रचनाकार के तौर पे, बड़े साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं, इनके ग्रंथ गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह, इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो आपने प्रायः इनके नाम सुने होंगे, क्योंकि प्रेमचंद एक बड़े साहित्यकार हैं और बड़े साहित्यकार होने के नाते बड़े साहित्यकार ऐसे ही नहीं हैं, बड़े साहित्यकार इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा जो लोक है उससे संबंधित हैं। अगर आप देखिए गोदान जो रचना है, जो कि उनकी 1936 की रचना है, गोदान उनकी अंतिम पूर्ण रचना है। और अगर बात करें अंतिम अपूर्ण रचना की बात करें तो मंगलसूत्र जो रचना है इनकी, वो अंतिम रचना है और इसके साथ ही साथ अंतिम अपूर्ण रचना है। अंतिम पूर्ण रचना इनकी 1936 वाली गोदान मानी जाती है। 1936 में ही प्रेमचंद का देहावसान हुआ, 1936 में ही गोदान का प्रकाशन हुआ। और गोदान के अंदर आप देखेंगे तो प्रेमचंद की जो ये रचना है गोदान, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इस रचना के अंदर प्रेमचंद ने गांव के और शहर के बीच का जो द्वंद्व है वो दिखाया है। और इस रचना के अंदर आप आधुनिक और एक तरीके से प्राचीन के बीच का जो एक द्वंद्व है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको होरी और गोबर के कैरेक्टर्स जो हैं, चरित्र हैं, उनके बीच में आप इस रचना में देखते हैं। तो ये गोदान आपको ध्यान रखना है, 1936 की रचना है, इनकी अंतिम पूर्ण रचना है। गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि आपको ध्यान रखना है। कफन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, ये भी अंतिम दौर की रचना है, कहानी है। पंच परमेश्वर, ईदगाह, इनकी कुछ जो रचनाएं हैं आपको इनकी ध्यान रखनी है प्रेमचंद के संदर्भ में। अगले रचनाकार जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु को एक तरीके से आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे, आंचलिक रचनाकार के तौर पे जाना जाता है। और अंचल विशेष के बारे में किसी ने अगर प्रसिद्ध कृति लिखी है तो फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। इसके साथ ही साथ तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम जिसको कहा जाता है, तो तीसरी कसम जो इनकी कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मैला आंचल इनका जो उपन्यास है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं हैं ये दोनों। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो चित्रलेखा इनका उपन्यास है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज, यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो भगवती चरण वर्मा एक बड़े साहित्यकार हैं और चित्रलेखा इनका ग्रंथ है। अगले रचनाकार, अगले आलोचक कहें या साहित्यकार कहें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या संपादक कहें। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पे आधुनिक काल के काव्य में द्विवेदी युग का नाम पड़ा, तो द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे पड़ा। जिस तरीके से भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कालिदास की निरंकुशता, ये आपको ध्यान रखना है इनका ग्रंथ। इनके विषय में आपको थोड़ी बहुत बातें मैं बताना चाहूँगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हैं, और साहित्यकार ही नहीं हैं, इन्होंने साहित्यकारों का सृजन भी किया जाता है। जिस तरीके से किंग मेकर आप सुनते होंगे, किंग मेकर है कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति किंग मेकर है तो कोई व्यक्ति रचनाकार मेकर भी है साहित्य में। और वो कौन है? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बड़े संपादक के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 से 1920 तक किया। तो एक लंबा कार्यकाल इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन में अपना दिया। इस कार्यकाल के बीच आप देखेंगे तो इन्होंने कई बड़े साहित्यकार जो की रचनाएं इनके यहाँ छपने के लिए आई, और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के विकास में और हिंदी के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती पत्रिका के संपादन के विषय में आपको ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रचना की बात करें तो कालिदास की निरंकुशता जो रचना है, इस रचना को आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये बहुत ही कहें तो बहुत स्ट्रिक्ट साहित्यकार थे, आलोचक थे और संपादक भी थे, क्योंकि जितनी रचनाएं आप देखेंगे, निराला जब रचना अपनी भेजते हैं, निराला की रचना जूही की कली इनके यहाँ संपादन के लिए आती है, जो कि बाद में स्वीकारी भी गई साहित्य जगत के द्वारा। जूही की कली जो है ये मुक्त छंद में लिखी गई रचना थी। जूही की कली जो कि जिसके रचनाकार जो हैं निराला जी हैं। निराला जो कि इनकी कई रचनाएं आप देखेंगे तो राम की शक्ति पूजा जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सरोज स्मृति जो कि इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में लिखी थी, सरोज स्मृति, इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही लंबी रचनाएं हैं इनकी ये, और निराला एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य जगत में। जूही की कली जो कि गई थी फिर वापस हो गई, उसके बाद मुक्त छंद में लिखी गई पहली रचना मानी जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला के विषय में कुछ बात हमने की। निराला की और रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास एक रचना है निराला की, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, इस क्रम में जो आपके अगले रचनाकार हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, ये दो रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, इनका रिदम लगभग एक सा है, तो आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी। दिनकर की अगर हम बात करें, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कई बड़ी बड़ी रचनाएं जो हैं हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं, और हिंदी साहित्य में दिनकर का एक वरिष्ठ स्थान है। बात करें अगर ज्ञानपीठ सम्मान की, तो दिनकर की उर्वशी रचना पे इनको ज्ञानपीठ सम्मान भी मिला हुआ है। तो एक बड़े रचनाकार के तौर पे दिनकर जाने जाते हैं। और ज्ञानपीठ की अगर मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ, अगर ज्ञानपीठ सम्मान की बात हुई है, चूँकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके सम्मान पूछे जाते हैं, तो ज्ञानपीठ सम्मान की अगर बात करें तो सबसे पहला जो सम्मान मिला वो चिदम्बरा काव्य पे मिला, चिदम्बरा पे मिला, जो कि सुमित्रानंदन पंत का ग्रंथ है। सुमित्रानंद पंत जो कि छायावादी रचनाकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला ज्ञानपीठ सम्मान किसको मिला, तो पंत जी को मिला चिदम्बरा संग्रह पे। दिनकर को भी मिला है, उर्वशी पे मिला है, तो उर्वशी इनका एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, इस पर इनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला है। रश्मि रथी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर इनका एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, इस पर चूँकि ये परीक्षाओं में आता है और प्रसिद्धि के तौर पे इसको कम प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि जो मिली वो उर्वशी है, रश्मि रथी है। इन ग्रंथों में जो प्रसिद्धि मिली दिनकर को वो अधिक मिली। अर्धनारीश्वर आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा की अगर बात करें तो मृगनयनी जो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको आपको ध्यान रखना है, मृगनयनी। झांसी की रानी जो कि इनका नाटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वृंदावन लाल वर्मा एक बड़े साहित्यकार हैं। मृगनयनी और झांसी की रानी की दो रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इस क्रम में जो अगले रचनाकार हैं वो राहुल शंकरत्यायन है। राहुल शंकरत्यायन ने सरहप्पा का नाम आपने सुना होगा, सरहप्पा जिनको सरहपाद भी कहा जाता है। और राहुल शंकरत्यायन ने कहा कि सरहप्पा जो हैं ये हिंदी के पहले कवि हैं, यानी कि राहुल शंकरत्यायन के अनुसार जो सरहप्पा हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। और इनका जो समय माना सरहप्पा का राहुल शंकरत्यायन ने वो 769 ईस्वी माना। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। राहुल शंकरत्यायन की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा जो कि इनका आत्मकथा है, जो कि इनकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा के तौर पे इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। और मेरी जीवन यात्रा आपको जो है ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज से।
महत्वपूर्ण है। ये इनकी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा। वोल्गा से गंगा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जो कि परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलती है। राहुल संकीर्तन ने सिद्ध साहित्य को लेकर बहुत काम किया, और इनके बारे में जो प्रमुख बातें थी मैंने आपको बता दी। एक यात्रा वृत्तांत जो साहित्य के तौर पर राहुल संकीर्तन को यात्रा वृत्तांत साहित्यकार के तौर पर इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका जो लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इनकी जो आत्मकथा है वो भी मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से है, और इन्होंने तमाम देशों की यात्राएं की, और वहाँ से जो सिद्ध हैं उनका जो मटेरियल है, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका संग्रह किया, और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने किया। राहुल संकीर्तन को आपको ध्यान रखना है, वोल्गा से गंगा और मेरी जीवन यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की जो रचना है हल्दी घाटी, इसको आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं, यानी कि सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, उनमें से एक हैं। जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। आप कामायनी ले लीजिए, कामायनी है, झरना है, लहर है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त यहाँ पे मेंशन नहीं है, स्कंदगुप्त पे आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। में चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये इनके सारे नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी है। तो जयशंकर प्रसाद से जुड़े हुए जो ये रचनाएं हैं इनका आपको ध्यान रखना है। कामायनी, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। इनकी ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छायावादी युगीन रचनाकार हैं, यानी कि आज़ादी के पहले का जो भारत है, उस समय के समाज में आपको पता है, उस समय के दौर में कोई भी ऐसी रचना जो कि शासन के विरुद्ध है उसको लिखना जो है गलत माना जाता था, और उसको जो है वो रचनाएं आप देखेंगे, अधिकतर रचनाओं की जो रचनाएं थी, अधिकतर रचनाकारों की जो रचनाएं थी, पुस्तकें थी, उनको जब्त करवा लिया गया था। इसके उदाहरण आपके प्रेमचंद्र हैं और तमाम रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद भी उस समय के ऐसे साहित्यकार हैं जो विरोध में तो लिख रहे थे, यानी लड़ने के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन वो मुखर तौर से नहीं आ रहे थे। वो एक तरीके से प्राचीन या कहें ऐतिहासिकता का सहारा ले रहे थे। आप देखिए, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जो कि ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पर रचित इनके नाटक हैं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिवेश जो था, तत्कालीन जो भारतीय समाज था, उसकी जो दिक्कतें थीं, और जो उस समय के समाज के लोगों के अंदर, जो उस समय लोगों के अंदर एक तरीके का जो भय था, और एक तरीके से जो उनको मोटिवेशन चाहिए था, उसके लिए उन्होंने रचनाएं लिखी, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्योंकि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के आप नाटक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जो हैं ये बहुत ही बड़े रचनाकार हैं, बहुत ही बड़े नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली जो रचनाकार है वो सुमित्रानंद पंत हैं। इनका ग्रंथ लोकायतन आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ कला और बूढ़ा चांद आपको ध्यान रखना है। इनका जो चिदंबरा काव्य संग्रह है, चिदंबरा, इस पर इनको ज्ञानपीठ मिला था। सबसे पहला ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता जो सुमित्रानंद पंत जी को माना जाता है। ये छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों, 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो लोकायतन, चिदंबरा और कला और बूढ़ा चांद, इनको आपको ध्यान रखना है। अगली जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी 4 जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक हैं। इनकी जो रचना है कुकुरमुत्ता, एक इनकी प्रसिद्ध कृति है। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निराला की बात करें, जैसे कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास, ये भी इनकी रचनाएं परीक्षाओं में आती हैं, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल को ही रखा है। तो ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। कुकुरमुत्ता इनकी बहुत ही एक व्यंग्य प्रधान रचना है, जिसके अंदर इन्होंने अभिजात्य वर्ग का व्यंग्य किया है। तो व्यंग्य प्रधान रचना है कुकुरमुत्ता, अनामिका है, परिमल है। तो ये रचना आपको ध्यान रखनी है। महादेवी वर्मा, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि आधुनिक मीरा के तौर पे महादेवी वर्मा को जाना जाता है, और वेदना की कवित्री के तौर पे इनको जाना जाता है। दीपशिखा, यामा, पथ के साथी, इनकी कुछ रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यामा इनका
अय्यामे पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, तो इनको भी ज्ञानपीठ सम्मान मिला है, इसका आपको ध्यान रखना है। पथ के साथी है, दीपशिखा है, तो ये रचनाएं आपको, इसके साथ ही साथ एक इनकी रचना है नीरजा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो महादेवी वर्मा छायावाद की जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं उनमें से एक है। पंत पहला स्तंभ हो गया, निराला जी हो गए, 2 स्तंभ हो गए, महादेवी वर्मा तीसरा स्तंभ, और जयशंकर प्रसाद की चर्चा मैं कर चुका हूँ, वो चौथे स्तंभ के तौर पे। इस तरीके से 4 स्तंभ हैं छायावाद के। अगले रचनाकार जो हैं वो सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी की रचना आपको कुड़ाल ध्यान रखनी है। कुड़ाल आपको ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में बारंबार पूछी जाती है। अगले रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की 3 रचनाएं, आपको तीनों का रिदम भी लगभग एक जैसा है, ये आपको ध्यान रखनी है। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। इसमें से जो मधुशाला है बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, आप देखेंगे इस तरीके से आपको तीनों ध्यान रखनी है। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, तीनों रचनाओं में मधु कॉमन है, तो आपको ध्यान रखना है और याद करने में आपको सहूलियत भी होगी। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगले रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर की रचना अमृत और विष, खंजन नयन, 2 रचनाएं आपको इनकी ध्यान रखनी है। अमृतलाल नागर की अमृत और विष और खंजन नयन। इस तरीके से हमने तमाम रचनाकारों की अभी तक बात करी है। जिन रचनाकारों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन रचनाकारों की जिन रचनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षा के लिहाज से, दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हीं रचनाओं का यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। क्योंकि जो रचनाएं बार बार पूछी गई हैं तो उनके आने की जो संभावनाएं होती हैं वो अधिक होती हैं। चलिए इस क्रम में जो अगले रचनाकार हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध है, जिनकी रचना यहाँ पे मेंशन है चांद का मुँह टेढ़ा है। चांद का मुँह टेढ़ा है एक बहुत प्रसिद्ध कृति है जिसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। परीक्षाओं में आपकी मुक्तिबोध भी आ सकता है ऑप्शन में, गजानन माधव हो सकता ना भी आए, तो इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनकी रचना चांद का मुँह टेढ़ा है, इसका आपको ध्यान रखना है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध जो है ये फ्लैशबैक शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया। इनकी जो अन्य रचनाएं आप देखेंगे, जैसे इनकी अगर कविताओं की बात करें, एक अंधेरे में इनकी बहुत ही लंबी, अंधेरे में जो इनकी कविता है बहुत ही लंबी कविता है, एक ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है। इस तरीके से आप देखेंगे इनकी रचनाओं के अंदर और इनकी कविताओं में इन्होंने फ्लैशबैक शैली का इस्तेमाल किया है। ये इनके बारे में विशेष बात है, हो सकता है आपके ऑप्शंस के तौर पे वो भी बात आए। तो चांद का मुँह टेढ़ा है, बस इतना ही आपको इनके बारे में जानने की आवश्यकता है परीक्षा के, प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की अगर बात करें तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जो है, इनकी एक कहानी जो है उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध है, तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी के विषय में बात आपको ध्यान रखनी है। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र, ये रचना इनकी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे उन्हीं रचनाओं का इस्तेमाल किया गया है, इन रचनाओं को रखा गया है जो रचनाएं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खामखा आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही चीज़ें याद करें जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो मुक्तिबोध का चांद का मुँह टेढ़ा है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी उसने कहा था। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा है। आवारा मसीहा के अंदर इन्होंने शरदचंद्र के जीवन के विषय में बातें बताई हैं। धर्मवीर भारती की अगर हम बात करें, धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता जो रचना है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि सूरज का 7वां घोड़ा, ये रचना आपने सुनी होगी, सूरज का 7वां घोड़ा, इसके रचनाकार भी जो है वो धर्मवीर भारती जी हैं। तो ये 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, लेकिन गुनाहों का देवता आपको जरूर ध्यान रखनी है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, इसको आप फ्लैशबैक में अपने रखिए। नागार्जुन की अगर हम बात करें तो नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी रचनाकार के तौर पे जाने गए, शासन की बंदूक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है और इन्होंने तत्कालीन शासन के विरुद्ध मुखर रूप से अपनी बात कही, जैसा कि बाबा नागार्जुन के तौर पे जाने गए। तो नागार्जुन के विषय में बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। त्रिलोचन की अगर बात करें, त्रिलोचन जो कि प्रगतिवादी रचनाकार हैं, इनका दिगंत आपको ग्रंथ ध्यान रखना है, रचना ध्यान रखनी है। दिगंत के साथ धरती इनकी एक रचना है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा के लिहाज से त्रिलोचन की जो रचनाएं हैं उनमें धरती और दिगंत आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन का शासन की बंदूक हो गया, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र, गुलेरी जी का उसने कहा था मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में, 2 रचनाएं
वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस कड़ी के अगले रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग इनकी रचना है, जिसका आपको ध्यान रखना है। रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध, ये परीक्षाओं में कई बार रचना आती है। इसके साथ ही साथ हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये रचना भी कई बार परीक्षाओं में आती है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। ये दो रचनाएं आपको इनकी ध्यान रखनी है। रघुवीर सहाय, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की। भीष्म साहनी की बात करें तो भीष्म साहनी की रचना तमस, तमस को विभाजन पर आधारित इनकी रचना है, जो कि एक उपन्यास है। भीष्म साहनी एक बड़े रचनाकार हैं। इसके बाद हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना जो है उपन्यास है राग दरबारी, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, इसका आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अज्ञेय जिन्होंने तार सप्तक का इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ ही साथ प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे इनको जाना जाता है। प्रगतिवाद के बाद आपका प्रयोगवाद आता है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पे अज्ञेय को जाना जाता है। इसके साथ ही साथ अज्ञेय की ये जो यहाँ पे एक रचना लिखी हुई है शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। हालांकि कई रचनाकार, कई आलोचक ये कहते हैं कि ये शेखर एक जीवनी जो है एक तरीके की अज्ञेय की आत्मकथा है। हालांकि इस विषय में मतभेद है, लेकिन हाँ, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास के तौर पे हमारे बीच उपलब्ध है और ये 2 भागों में है। तो शेखर एक जीवनी आपको ध्यान रखना है, अज्ञेय की रचना है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अगले जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई हैं। हरिवंश राय बच्चन पे हमने बातचीत कर ली है। मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला जो 3 रचनाएं थी वो आपको ध्यान रखना है। हरिशंकर परसाई पे बातचीत करें तो इनको एक व्यंग प्रधान रचनाकार के तौर पे जाना जाता है। क्योंकि ये व्यंग्यकार हैं, इसलिए इनकी अधिकतर रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक बड़े व्यंग्यकार के तौर पे हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। निठल्ले की डायरी, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना और निठल्ले की डायरी, ये 2 रचनाएं आपको इनकी ध्यान रखनी है। निठल्ले की डायरी और पगडंडियों का जमाना। इसके बाद मोहन राकेश आते हैं, एक बड़े नाटककार। अंडे की छिलके इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है। आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है बहुत प्रसिद्ध है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आषाढ़ का एक दिन आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अंडे की छिलके, ये भी आपको ध्यान रखना है मोहन राकेश के संदर्भ में। यशपाल में बातचीत करें तो दादा कामरेड इनकी रचना है। दिव्य इनकी बहुत ही अच्छी रचना है, उपन्यास है। और यशपाल ने भी जो है विभाजन पर आधारित एक रचना लिखी है, जिसका नाम है झूठा सच। झूठा सच विभाजन पर आधारित इनका ये उपन्यास है। भीष्म साहनी का जो तमस है, ये भी विभाजन पर आधारित उपन्यास है। तो इस तरीके से आप देखेंगे विभाजन पर आधारित कई रचनाएं, कहानियाँ, उपन्यास हमको देखने को हिंदी साहित्य जगत में मिलते हैं। क्योंकि जो साहित्य होता है वो वर्तमान परिवेश के समानांतर चलता है, इसलिए आप देखेंगे। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जो साहित्य है जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। साहित्य में आप देखेंगे तत्कालीन समाज, राजनीति, देश काल और वातावरण का पूरा प्रभाव होता है। जब कोई रचनाकार कोई रचना लिख रहा है, अगर उस रचना में कोई भी बात है जो रचनाकार लिख रहा है, वो उस समय के देश काल और वातावरण से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और उसको ध्यान में रखकर लिखी गई होती है। जैसे कि आपने देखा भी कोरोना काल था, ये जो आपका अभी 2 साल रहा जो, तो उस बीच में जितना भी साहित्य सृजन हुआ है उसमें आप देखेंगे एक तरीके से कोरोना जो कोविड था, कोविड-19 के विषय में, उसकी स्थितियों के विषय में जो समय के समकालीन साहित्यकार हैं उन लोगों ने अपने साहित्य में कोविड-19 के विषय में, उसके प्रभाव के विषय में जिक्र किया है। तो साहित्य का कहीं ना कहीं जो है प्रभाव जनता पे पड़ता है, साहित्यकार पे पड़ता है। अगले रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, इसको आपको ध्यान रखनी है। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है गीत फरोश।
पंक्तियाँ हैं कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश, ये 2 रचनाएं आपको इनकी ध्यान रखनी है, भवानी प्रसाद मिश्र की। रांगे राघव की रचना अजय खंडहर, ये आपको ध्यान रखनी है। अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है। नरेश मेहता संशय की एक रात, संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की है। दुष्यंत कुमार की रचना, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के गजलकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। साय में धूप इनका एक संग्रह है, साय में धूप, ये रचना आपको इनकी ध्यान रखनी है दुष्यंत कुमार की। रामनरेश त्रिपाठी मानसी इनकी एक रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। निर्मल वर्मा परिंदे इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ये आपको ध्यान रखनी है निर्मल वर्मा की। वे दिन, ये रचना भी इनको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। वे दिन और परिंदे, ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। उषा प्रेमवदा जो कि एक साहित्यकार हैं, 55 खंभे लाल दीवारें, ये एक इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है। शेष यात्रा जो इनकी एक रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के इस क्लास में, इस वीडियो में हमने जो बातचीत करी वो प्रमुख हिंदी कवि लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर हमने बात की। प्रमुख कवि लेखक और उनकी रचनाओं के संदर्भ में जो आपके प्रश्न आते हैं वो लगभग यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो परीक्षा के लिहाज से, दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम व्याकरण पे बातचीत करेंगे। व्याकरण में आपके जितने भी विषय हैं, सर्वनाम, संधि, समास इत्यादि वगैरह, उन सब पे बातचीत करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।